नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं डिफेंस टॉक। बंगाल में चल रहा एसआईआर केवल एसआईआर नहीं है, यह हिंदुओं को जागृत करने का एक बहुत बड़ा अभियान भी है। हमारे देश का हिंदू ज्यादातर सोया ही रहता है, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने हिंदुओं को जागृत करने का बेड़ा उठाया है। क्या हिंदू जागृत होंगे या उसी निद्रा में सोते रहेंगे जैसे 1000 साल से सोते आ रहे हैं? आज की वीडियो में हम एसआईआर और उससे होने वाले हमारे समाज पर प्रभाव, विशेषकर हिंदुओं के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोज हैं वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकें। हमारे देश में इस समय कई राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स यानी एसआईआर जो है वो चल रहा है। अब ये जो एसआईआर चल रहा है, इसके बारे में चुनाव आयोग ने सभी दलों से बात की। उसके बाद इन तारीखों की घोषणा की, अलग अलग राज्यों के लिए टाइम टेबल बनाया। कुछ राज्यों में इसकी समय सीमा बढ़ा दी। बिहार में हो चुका है और नए एसआईआर के आधार पर बिहार में चुनाव हो गया और उसका नतीजा जो है वो भी आ चुका है। आज मैं दो राज्यों के बारे में बात करूंगा। समस्या आ रही है पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो समस्या है वह भारतीय जनता पार्टी की समस्या है, उसके संगठन की समस्या है। पिछले कई सालों से उसका संगठन सुस्त पड़ा हुआ है, एक तरह से मृत्यु की जो शैया है उस पे पड़ा हुआ है, जिसके कारण समस्या उत्पन्न हो गई है। जिस संगठन के लोग अपने मतदाताओं की चिंता ना कर सकें, अपने क्षेत्र जो है अपना अपना क्षेत्र है उसकी मतदाता सूची की चिंता ना कर सकें, उस संगठन के होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इसके संकेत अभी मिले हैं, इसके संकेत 2024 के लोकसभा चुनाव से मिलना शुरू हो गया था। और लोगों को छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में वाराणसी लोकसभा क्षेत्र प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा क्षेत्र है। वहां यूपी के भाजपा प्रमुख खोजने से भी नहीं मिल रहे थे और वहां बूथ एजेंट नियुक्त करने में भी भाजपा को भारी दिक्कत आ रही थी। लेकिन उसके बाद भी पार्टी जागी नहीं, संगठन जागा नहीं, संगठन में कोई बदलाव नहीं हुआ। बदलाव से मेरा मतलब केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं होता है, बदलाव मतलब कामकाज की शैली में संगठन को चुस्त दुरुस्त करना। कहां कमी थी, कहां सुधार की जरूरत है, इसकी चिंता करना। इसके लिए संगठन के अलावा और किसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में संगठन की जो खामियां थी उन पर कोई चिंता हुई, कोई चिंतन हुआ? उसके बाद कोई सुधार के जो कदम है वो उठाए गए? कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूंगा। आज उत्तर प्रदेश का मामला यही छोड़ देते हैं। आज बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एसआईआर होना यह एक अच्छा संकेत है, अच्छी बात है। लेकिन जो कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में वो बहुत ज्यादा चिंता वाली बात है। पश्चिम बंगाल का जो वातावरण बना हुआ है वो आजादी से पहले का, मतलब 1946 जैसा है, जब डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल दी गई थी मुस्लिम लीग द्वारा। वहां का वातावरण उससे मिलता जुलता है। अगर आप उसे भूल गए हो या आप उस टाइम पर पैदा ना हुए हो या आपने ना पढ़ा हो तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसको देख लीजिए। जिस तरह से वहां हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में अंतर यह है कि पश्चिम बंगाल में मंदिर नहीं तोड़े जा रहे हैं, लेकिन हिंदुओं पर हमले उसी तरीके से हो रहे हैं, हिंदुओं की हत्या उसी तरीके से की जा रही है। आज के भारत में यानी 79 ईयर्स के बाद किसी राज्य में ऐसा इलाका हो जो मुस्लिम बहुल इलाका हो और हिंदू वहां जाने की हिम्मत ना कर पाए। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि उनको जान से मार दिया जाएगा, और मार दिए भी गए हैं। ऐसे में आप किस चुनाव की बात कर रहे हैं? किस इलेक्टोरल रोल के रिवीजन की बात कर रहे हैं? किस निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहे हैं? ऐसा इलाका है पश्चिम बंगाल में, ऐसे इलाकों की कमी नहीं है, भरमार है वहां पर। राज्य सरकार जो है इस मामले में कुछ कर नहीं रही है। राज्य सरकार इसको पसंद करती है, राज्य सरकार इसको संरक्षण भी देती है। अब जो समस्या आ रही है पश्चिम बंगाल में, दो पक्ष हैं, एक तृणमूल कांग्रेस और दूसरा भारतीय जनता पार्टी। तृणमूल कांग्रेस की कोशिश क्या है कि उसका जो कोर वोटर है, यानी उसमें दो हिस्से हैं, मुसलमान और घुसपैठिया, और घुसपैठिया भी मुसलमान है, तो समस्या उसकी मुसलमान वोट है कि इसमें से कुछ ना कुछ जो वोट है वो कटने ना पाए। तो इसमें से कुछ ना कुछ कटने पाए, इस बात पे तो कोई भी सवाल उठा सकता है कि मुसलमान का वोट क्यों कटना चाहिए। बिल्कुल नहीं कटना चाहिए। 2010 से 11 में कानून में एक संशोधन के जरिए चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया गया, नियम बना दिया गया कि जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है या अपना क्षेत्र छोड़कर जा चुके हैं, उनका नाम मतदाता सूची से ना काटा जाए। यह जो आपको 65 लाख दिखाई दिया बिहार में, दूसरे राज्यों में 80 लाख, 90 लाख या 1 करोड़ की बात हो रही है। इसमें सबसे बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, 3 तरह के लोगों की,
जो या तो दुनिया में नहीं है, मतलब मृत हो चुके हैं, मर चुके हैं, या उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह जा चुके हैं, या दो जगह से वो वोटर हैं और एक जगह से उनका नाम कटना है। यह उनकी इच्छा पर है कि वो अपना वोटर लिस्ट में नाम कहां रखना चाहते हैं, कहां से हटाना चाहते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए चुनाव आयोग के अधिकारी कंप्यूटर पे एक बटन दबाकर ये देख सकते हैं कि एक आदमी कहां कहां वोटर है। तो उसके लिए बहुत लंबा प्रयास करने की जरूरत भी नहीं है। आप भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि आपका नाम कहां कहां की मतदाता जो सूची है वहां पर है। तो इसलिए अब उस नियम को बदल दिया गया है कि जो अब जीवित नहीं है या उस क्षेत्र में नहीं रहते, या फिर दो जगह से मतदाता हैं, मतदाता सूची से जिस जिस राज्य में एसआईआर हो रहा है वहां से नाम हटा दिया जाए। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि उसमें से कोई बंदा आता है और कहता है कि नहीं, मैं अपना नाम यहीं रखना चाहता हूं, तो उसको नया फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका नाम जुड़ जाएगा। लेकिन इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। मुख्य मुद्दा यह नहीं है, इसकी आड़ में एक खेल खेला जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के साथ समस्या यह है कि उसके पास संगठन नहीं है कि वो बीएलओ जो है उसको बना सके। दूसरी समस्या यह है कि बीएलओ अगर बना भी दे तो वह राज्य के सभी इलाकों में जा नहीं सकते, सब मोहल्लों में वो जा नहीं सकते। अपने पोलिंग बूथ जहां के बीएलओ बनाए गए हैं उन इलाकों में, उन परिवारों में, घरों में नहीं जा सकते। अब आप कल्पना कीजिए किस तरह के निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहे हैं, किस तरह की जो चुनावी पारदर्शिता है उसकी बात कर रहे हैं। बीएलओ अगर मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए नहीं जा सकता तो मतदाता वोट देने के लिए कैसे जाएगा। तो यह भाजपा की कमजोरी है। भाजपा को पता है, सभी पार्टियों को पता है कि इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन होगा और 2024 और उससे पहले 2021 में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने देखा कि किस तरह की हिंसा होती है चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद में। अब जो ये टीएमसी जो है उसका सबसे बड़ा हथियार हिंसा है। उसके दो फायदे होते हैं। एक, उसका मतदाता निश्चिंत होकर वोट डालने जाता है, बड़ी संख्या में जाता है। उसके विरोधी मतदाता या तो घर बैठ जाते हैं और अगर बाहर निकलते हैं तो पिटते हैं या मारे जाते हैं। तो ये जो डर है कि वोट देने जाओगे और अगर टीएमसी के लोगों को लगता है कि आप टीएमसी के वोटर नहीं है, तो आपकी जान की सुरक्षा की गारंटी देने वाला कोई नहीं है। जिसके लिए वोट दे रहे हैं वह भी नहीं है। यह समस्या है बंगाल की। अब दूसरी बात क्या है, मथुआ समाज की हम लोग बहुत चर्चा सुनते आए हैं। 1947 में आजादी के बाद भी आए और उसके बाद 1971 में जब बांग्लादेश बना तब भी बड़ी संख्या में मथुआ समाज के लोग यहां पर आए। उसके अलावा भी बांग्लादेश से हिंदू समाज के लोग पलायन करके आते रहे। भारत सरकार ने जो नागरिकता कानून है उसमें संशोधन किया। भाजपा सीएए जो कानून है वो लेकर आई और कहा कि ऐसे लोगों को जो 31 दिसंबर 2014 तक आ गए थे भारत में, उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन रूल्स फ्रेम नहीं हुए। तो 2024 के चुनाव में इसका फायदा उठाया किसने? ममता बनर्जी ने। एक डर जो था, वो नया डर वो पैदा किया गया और कहा गया कि मथुआ समुदाय जो है उनको क्या बात बोली गई, और ऐसे लोग जो बांग्लादेश से भागकर भारत में शरण लेने आए हैं उनसे कहा कि यदि भाजपा को समर्थन दोगे तो तुम्हें मैं डिपोर्ट कर दूंगी, बांग्लादेश वापस भेज दूंगी, तुम्हें नागरिकता जो है वो मिलेगी नहीं और तुमको जो है कैंप्स में रख दिया जाएगा। भाजपा इसकी काट नहीं मैनेज कर पाई। 2018 में मथुआ समाज के लोगों ने भाजपा पर विश्वास किया था कि वो उनको नागरिकता दिलाएगी। उनकी सबसे बड़ी मांग लंबे समय से यही है। तो इसलिए आप देखिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को भारी समर्थन मिला। कहां से? मथुआ समाज का और ऐसे हिंदुओं का जो बांग्लादेश से आए थे। भाजपा की सीटें 18 हो गई। भाजपा ने 2014 में लोकसभा में केवल 2 सीटें जीती थी। 2019 में 18 सीटों पर विजयी हो गई। लेकिन 2024 में वह सीट जो थी वो घटकर 12 पर आ गई। अब भी टीएमसी के लोग यही अभियान चला रहे हैं कि यह तुमको डिटेंशन कैंपों में रखेंगे, तुम्हारी नागरिकता छीन लेंगे। छीन क्या लेंगे? देंगे ही नहीं, और तुमको बांग्लादेश वापस भेज देंगे अगर भाजपा को तुमने वोट दिया। और इसकी काट जो है भाजपा के लोग देने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। वो आज भी दिखाई दे रहा है। लेकिन बात इसकी नहीं है कि किसको कितना वोट मिलेगा, किसका कितना वोट जुड़ता है घटता है, एसआईआर से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन विपक्ष में रह जाएगा। यह सब मुद्दे पश्चिम बंगाल में अवश्य हैं, लेकिन प्रमुख जो मुद्दा है वो है आंतरिक सुरक्षा का। आंतरिक सुरक्षा को चुनौती मिल रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि वह घुसपैठियों को, जो इस देश के नागरिक नहीं है, उनको मतदान का अधिकार देगी।
उनकी हर तरह से सुरक्षा करेगी। लेकिन वही ममता बनर्जी की जो सरकार है, जो इस देश के नागरिक हैं लेकिन जिन पर उसे शक है कि ये हमको वोट नहीं देंगे, उनकी सुरक्षा गारंटी नहीं लेती। सरकार की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी ले, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को बचाने के लिए सारे जतन किए जा रहे हैं, उनके फर्जी दस्तावेज जो है वो बनाए जा रहे हैं, उनका नाम मतदाता सूची में डलवाया जा रहा है, जिसके कारण चुनाव आयोग का काम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ऐसे लोगों की छानबीन करना जरूरी हो गया है कि आखिर इन लोगों का नाम जो है मतदाता सूची में कैसे आ गया। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, उन डॉक्यूमेंट से जो खबरें आ रही हैं वो हास्यास्पद लगते हैं। इतने बड़े पैमाने पर फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं, जिनको अपना माता पिता या रिश्तेदार बताया गया है, खून का रिश्ता जो है वो बताया गया है, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो यह तैयारी जब बिहार में एसआईआर चल रहा था, ममता बनर्जी की पार्टी उसी समय से कर रही थी, अपने कोर वोटर को बचाने के लिए। अब सवाल यह है कि बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर जो है, वह काम भले ही चुनाव आयोग के लिए इस समय कर रहा हो, लेकिन वह है तो राज्य सरकार का कर्मचारी। उस पर एक अलग तरह का दबाव है कि वो ईमानदारी से काम ना करे। जो सत्तारूढ़ पार्टी चाहती है वह बीएलओ उसके हिसाब से काम करे। तो पश्चिम बंगाल इस समय देश का एकमात्र राज्य है जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर ये एसआईआर ठीक से नहीं हुआ और बांग्लादेशी घुसपैठिए मतदाता सूची में बने रहे, तो आप मानकर चलिए कि पश्चिम बंगाल कब तक भारत का हिस्सा बना रहेगा, इसके बारे में विश्वास पूर्वक कोई कुछ नहीं कह सकता। जिन पर अपने नागरिकों को बचाने की जिम्मेदारी है, यानी जो रक्षक होने चाहिए वही भक्षक बन जाएं, तो आप क्या करेंगे? यहाँ कोई अगर कुछ कर सकता है तो केंद्र सरकार कर सकती है। तो सवाल यह है कि केंद्र सरकार क्या देश की आंतरिक सुरक्षा से समझौता करने के लिए तैयार है? क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने से बचने के लिए केंद्र सरकार उसकी कीमत इस रूप में चुकाने को तैयार है कि देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ती है तो पड़ती रहे? और बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके बाद तो कोई जो संदेह है वो नहीं बचना चाहिए या रहना चाहिए। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, कल वह पश्चिम बंगाल में होगा और होना शुरू हो चुका है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। ममता बनर्जी अगर चौथी बार चुनकर आती है तो आप मानकर चलिए कि ऐसा समय बहुत जल्दी आएगा जब आपको बांग्लादेश में हिंदुओं की जो हालत है और पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं की जो हालत है उसमें अंतर नहीं दिखाई देगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो हिंदू टीएमसी के वोटर हैं उनके ऊपर खतरा कम होगा। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते। फिर जो है ये बंगाल में राज चलेगा बांग्लादेशी घुसपैठियों का, मुसलमानों का। तो बिना शरिया लागू किए हुए पश्चिम बंगाल में शरिया का राज चलने का समय आ रहा है। आपने देखा वहां जिस तरह से बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश क्या हो रही है, हो ही रहा है ये, और सरकार का पूरा समर्थन है। सरकार के ही जो विधायक हैं, मतलब टीएमसी के जो विधायक हैं, वही ये काम कर रहे हैं। बेशक दिखाने के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई और होगी भी नहीं। यह जो प्रवृत्ति है, अगर भारत का आज का मुसलमान अपने को बाबर, औरंगजेब, अकबर से जोड़ता है तो समझिए कि वह अपने आप को भारत से काट रहा है। यह साधारण सी बात अगर लोगों को समझ में नहीं आ रही तो एक बार फिर गुलाम होने के लिए तैयार रहिए। गुलामी का स्वरूप जरूरी नहीं है कि जो 1000 साल पहले था वही होगा। स्वरूप बदल जाएगा लेकिन आप होंगे गुलाम। गुलाम होने का मतलब है कि आप दूसरे दर्जे के नागरिक हो जाएंगे। आप अपने त्योहार नहीं मना पाएंगे, आप अपने रीति रिवाजों के अनुसार जीवन यापन नहीं कर पाएंगे और अपनी संस्कृति की रक्षा करना तो बिल्कुल भूल जाइए। दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, पश्चिम बंगाल में हर जुलूस पर हमला होता है। आपने कभी सुना है कि हिंदुओं के द्वारा ईद और मुहर्रम के जुलूस पर कभी हमला हुआ हो? लेकिन हिंदुओं के त्योहारों पर अवश्य हो रहा है। देश के बहुत सारे हिस्सों में हो रहा है। और आपने अभी तमिलनाडु का उदाहरण तो देखा ही होगा, ये जो दीपथुन वाला कांड हुआ है। दीपथुन एक स्तंभ है जो हमारे मंदिर के पास है। मंदिर के क्षेत्र में, मतलब जो वह क्षेत्र है वो मंदिर का है, वहां स्तंभ पर दीप जलाने की परंपरा है। उसको तमिलनाडु की सरकार ने रोक दिया। लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया। तमिलनाडु सरकार फिर डिविजनल जो बेंच थी उसमें पहुंच गई। वहां से भी फैसला वही आया, सेम जो फैसला सिंगल बेंच का था। अब उस सिंगल जज को धमकाने के लिए विपक्ष द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव जो था वो लाया गया। यह खतरा छोटा मोटा नहीं है, यह केवल तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। इस खतरे को पहचानिए कि विपक्ष की सारी पार्टियां लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में थी महाभियोग जो है उसका प्रस्ताव देने के लिए, यह जानते हुए कि उनके पास संख्या नहीं है कि महाभियोग का प्रस्ताव पास करा सके, लेकिन जज पर दबाव डालने के लिए, धमकी देने के लिए प्रस्ताव लेकर आओ। इस टाइप की बातें हुई।
इसके खिलाफ 30 पूर्व न्यायाधीशों ने एक बयान जारी करके कहा है कि यह न्यायपालिका को डराने और धमकाने की कोशिश है, यह न्याय के शासन को प्रभावित करने की कोशिश है। लेकिन आप देखिए हिंदुओं की ओर, वहां से कोई आवाज नहीं उठी, सब कुछ सामान्य चल रहा है, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। तो जो लोग समय रहते खतरे को नहीं पहचानते हैं, उन लोगों को उस खतरे का शिकार होने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या आप लोग इस आने वाले खतरे से अनभिज्ञ हैं? यदि हाँ तो जाग जाइए और कमेंट करके मुझे अवश्य बताइए। आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोज हैं आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। जय हिंद।